नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचायत आज तक के इस खास सेशन में जिसका शीर्षक है कश्मीर का किंग कौन। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। इस बार यूनियन टेरिटरी के तौर पर, एक राज्य के तौर पर नहीं। और एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, क्या वो बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएगा? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर के एक वक्त पे सबसे यंग उम्र के चीफ मिनिस्टर रहे उमर अब्दुल्ला। उमर साहब, स्वागत है आपका। आपसे पिछली दफ़ा मुलाकात हुई थी बारामूला में, जब आप लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे। वहाँ पे आपने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब एक नहीं दो सीटों पे आप लड़ रहे हैं, तो इस वक्त असेंबली के इलेक्शन को लड़ने के फैसले को आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और अब तक का इलेक्शन आपका कैसा जा रहा है? मैंने अपने तरफ से तो ये तय किया था कि मैं नहीं लड़ूंगा और आखिरी मरहले तक मैं उस फैसले पे कायम रहा। लेकिन बीच बीच में या तो मुलाकात के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए मुझे कई सारे लोगों ने एक सवाल पूछा। मुझे ये कहा कि जनाब, आप इलेक्शन के दौरान कैंपेन करने निकलोगे, आप असेंबली के लिए वोट मांगोगे और आप उस असेंबली के लिए वोट मांगोगे जो आप अपने लिए चाहते नहीं हो, जिस असेंबली को आप खुद कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप किस मुंह से हमसे वोट मांगोगे? और मेरे पास इस सवाल के लिए जवाब था नहीं। अगर मैं इस असेंबली को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मैं बाहर जाके किसी और से ये उम्मीद कैसे करूँ कि वो इस असेंबली के लिए मेरे उम्मीदवारों को वोट दें। एक ये। दूसरा, जो मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, मैं मानता हूँ ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, ना ये वो असेंबली है जिस असेंबली का हमें अधिकार या हक है। लेकिन इस असेंबली के ज़रिए कम से कम हम उस असेंबली तक पहुँचने की उम्मीद कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बार बार ये आश्वासन दिया है कि इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को वापस हासिल होगा। चलिए, अगर वो अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो मैं खुद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अश्योरेंस सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा वापस मिल जाएगा। अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं देते तो जो भी हुकूमत 8 अक्टूबर के बाद यहाँ बनती है, मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा के उनसे कम से कम रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए हासिल करें। पहले आपने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, अब आप लड़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। क्या बाद में इसको भी तो आप अपना माइंड चेंज नहीं कर लेंगे? मैंने सीएम की बात ही नहीं की, ना आपने मुझे इसके बारे में पूछा, ना मैंने इसके बारे में कोई जिक्र किया। सीएम के अल्फाज मेरे मुंह से अभी निकले ही नहीं। आप बनेंगे सीएम अगर मौका लगता है कि नहीं? अब मैं 8 अक्टूबर के बाद किसी चीज़ की बात करूँगा ही नहीं। आपसे जब हम बारामूला के बारे में बात कर रहे थे तो मैं मेंबर पार्लियामेंट बनने का ख्वाब जो है देख रहा था। नतीजे निकले तो वो ख्वाब ही रहा। इस बार मैं वो गलती करूंगा ही नहीं। 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। कहने का मतलब ये कि आप ओपन हैं, अगर आपको बहुमत ऐसा मिलता है। ना ओपन की बात करूंगा ना बंद की बात करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि मैंने एक बयान पढ़ा जिसमें कहा कि नहीं, सीएम बनने में जब तक स्टेट नहीं बन जाता आपका मन नहीं। मैं दोबारा इस बात पे आऊँगा, 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, फिर बात करेंगे। जब आप लोकसभा के इलेक्शन को एनालाइज करते हैं, आपके हिसाब से क्या गड़बड़ा गया? क्योंकि जब आपसे बातचीत हुई आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि जीत जाएंगे, कुछ ना कुछ करके बाजी निकाल देंगे। आखिरी 5-6 दिन में मुझे लगता है वहाँ हालात बदल गए। एक जज्बाती कैंपेन जिसका हमने मुकाबला किया नहीं, ऐसे नारे वहाँ इस्तेमाल हुए जिन पे हम खामोश रहे। हमें शायद ये लगा कि क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब के कैंपेन के हवाले से हमारे ऊपर निशाना नहीं किया जा रहा है, तो हम क्यों खामखा उनके खिलाफ एक फ्रंट खोलें। और जिन 2 मुद्दों पे वो वोट मांग रहे थे, हम उन पे लगभग खामोश ही रहे, जो कि अब लगता है हमें उस वक्त उन चीज़ों पे खामोश रहना नहीं चाहिए था। क्योंकि आम तौर पे अगर आप देखें तो लोगों को धोखा ही दिया जा रहा था। वहाँ 2 चीज़ें कह के लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश की गई।
एक तो इंजीनियर साहब के बेटों के तरफ से ये कहा गया कि हमारे बाप को फांसी से बचाना है, आपने वोट देना है। इस पे हम खामोश रहे। हालांकि हम भी जानते हैं कि जिन इल्ज़ाम में उनको पकड़ा गया है उनमें फांसी सज़ा है ही नहीं, तो उनको किसी भी तरह फांसी तो मिलनी नहीं थी, लेकिन हमने इसमें कुछ कहा नहीं। दूसरा, वो हर जगह ये कहते रहे कि हमारे बाप को जेल से निकालना है, आप वोट दो। वोट के ज़रिए कोई जेल से निकलता नहीं है। अगर कोई निकलता है वो अदालत के ज़रिए निकला, और 20 दिन के लिए। ये भी बारामूला के साथ, बारामूला के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर उनको निकलना ही था तो फिर जिस तरह उन्होंने वोट मांगे निकलने के लिए, फिर 5 साल के लिए निकलते ना। अभी भी बारामूला के लोगों के पास मेंबर पार्लियामेंट है नहीं, अभी भी वो जाके पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी कर नहीं सकते, पार्लियामेंट में जाके उनके लिए सवाल नहीं पूछ सकते, पार्लियामेंट में जाके उनके लिए प्राइवेट मेंबर बिल मूव नहीं कर सकते। उन्हें बेल दिया गया है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ यूएपीए में बेल हासिल करना नामुमकिन के बराबर है। अभी वो लोग जिन्होंने मुश्किल से पार्लियामेंट में 2-4 नारे दिए थे, उन्हें यूएपीए के तहत बेल नहीं मिल रहा। इस इंजीनियर साहब को यूएपीए के तहत बेल कैसे मिला, ये मैं तो जानता नहीं हूँ। क्या आरोप है आपका? मेरा कोई आरोप नहीं ना, मेरा सवाल है। मेरा सवाल है, जहाँ यूएपीए के तहत बाकियों को बेल नहीं मिलता, वहाँ ये 20 दिन का बेल अदालत के ज़रिए कैसे मिला, ये आप मुझे बताएं। इंजीनियर रशीद जेल से निकले, बारामूला में उन्होंने सभा की, मैं वो तस्वीरें देख रहा था, हुजूम था, जोश भी था। अगर इस तरह की भीड़ आ रही है तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जब हमने वहाँ नॉमिनेशन के पेपर भरे थे, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो कम हजूम नज़र आया आपको? उस वक्त भी भीड़ थी, लोग थे, जोश था, लेकिन 2-3 हफ्तों में हालात बदल गए। आज पहला दिन है, अगले 15-20 दिन में देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में ये आरोप लगाया कि वो दिल्ली की शह पर या मोदी सरकार की शह पे कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है? मैंने यही कहा जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा जम्मू में आके, जब वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को रिलीज़ कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हम 1-2 पार्टियों के अलावा हुकूमत बनाने के लिए अगर हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम लेने के लिए तैयार हैं। 2-3 पार्टियों के नाम कह के उन्होंने कहा इन लोगों के साथ हम काम नहीं करेंगे। जिन पार्टियों का उन्होंने नाम नहीं लिया, मतलब कि जिनके साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं, उनमें कौन कौन शामिल हैं? तमाम आज़ाद उम्मीदवार, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी, अल्ताफ़ बुखारी साहब की पार्टी, अपने गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी और सजाद लोन साहब की पार्टी। इसका मतलब ये है कि कल को, चलिए मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वो नंबर नहीं आते हैं, बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए नंबर चाहिए, इन लोगों से वो नंबर हासिल कर लेंगे। पर इनकी तो पॉलिटिक्स पे दिक्कत हो जाएगी अगर इन्होंने बीजेपी से टाई अप कर लिया तो। ये तो पीडीपी का भी एक मसला था ना 2015 में, लेकिन टाई अप तो कर लिया ना उन्होंने। नहीं, आपको लगता है कि जिस तरीके से गुपकार अलायंस बना, अगर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी मिल के लड़ते तो ज्यादा मजबूत अलायंस होता? महबूबा जी तो तैयार लग रही थी अलायंस के लिए। हमने पीडीपी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, उन्होंने अपने लिए खुद दरवाजे बंद कैसे किए। वो तो कहती हैं कि आपने कभी अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया, वो तो मिल के लड़ना चाहती थी। कहाँ मिल के लड़ना चाहती थी? मैंने इंटरव्यू किया उनका, उन्होंने कहा कि अगर किया आपने? कल हम लोग गए शोपियां गए, पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार क्यों उतारे मैदान में? जब उनसे उस वक्त कहा गया था कि पार्लियामेंट में सीट शेयरिंग की गुंजाइश है नहीं, आप असेंबली तक इंतज़ार करिए, असेंबली में हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, उस वक्त उन्होंने उम्मीदवार क्यों खड़े किए? अब चलिए, पार्लियामेंट के नतीजों के बाद लगातार अगर एक पार्टी पे पीडीपी ने निशाना जो है लगाया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है,